ने कहा था हम सीएए लाएंगे। देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है। It's a political gimmick, nothing else. That's why we are not supporting CAF or NRC. जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच में मौलिक अंतर है और ये बिल शरणार्थियों के लिए है, ये बिल धार्मिक लघुमतियों के लिए है। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। 2011 की जनगणना में वो 10% है। कहाँ गए वो लोग? पक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा। दो 2024 की सियासी पिच तैयार हो गई है। अब की बार 400 पार। अब की बार मैदान पर खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक ओर विपक्ष के धुरंधर तो दूसरी ओर पिछले 2 मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच रहे बीजेपी के अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। चुनाव के तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अमित शाह ने एक ऐसा बाउंसर मारा जिस पर विपक्षी दल ये तय नहीं कर पा रहे कि इसे ठीक से खेला जाए या छोड़ा जाए। पार्लियामेंट में बिल में, राज्यसभा में और असेंबलियों में भी हमने क्लियर कह दिया है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, सीए को हम हमारे स्टेट्स में अमल नहीं करेंगे। सीए नागरिकता वाली बात बंगाल में नहीं चलेगी, क्योंकि बंगाल में जो रहते हैं सब कोई नागरिक हैं। सामने चुनाव है, आप जो भारतवर्ष की जो समस्या है उसका समाधान नहीं है तो आप सीए लेके अब एक नया खिलौना लेके खेल रहे हैं। सीए पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडा है, बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक जैसे ही एक नोटिफिकेशन के साथ 11 मार्च 2024 को पूरे देश में लागू हुआ, वैसे ही विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने के लिए फील्डिंग सजा दी। चुनाव में ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा, जिसके बाद सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु में विपक्ष सीएए लागू करने के खिलाफ है। क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है
सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नई दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने आम आदमी पार्टी के रवैये के खिलाफ आक्रोश दिखाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सिविल लाइन से, जहां पर मुख्यमंत्री आवास से कुछ मीटर दूर ये शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिए गए बयानों के खिलाफ। इंडिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे, ये मेरा कर्मा, ये मेरा धर्म। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। भारतीय राजनीति में अमित शाह अलग किस्म के खिलाड़ी माने जाते हैं। वो जानते हैं कि किस फैसले पर विपक्ष क्या करेगा, विरोध में किस हद तक जाएगा। इसलिए शाह विरोध से उपजे माहौल को भी अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी पहले ही कर लेते हैं। अमित शाह का अपना कैरेक्टर यही है कि ये जो हम संकेत दुनिया को देना चाहते हैं कि भारत का कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी कहीं भी दुनिया में हो तो वो समझे कि भारत का हाथ आपकी पीठ पर है। उसके लिए पॉलिटिकल लड़ाई हमको लड़नी है, वो भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़नी है, वो भी लड़ेंगे, और हमारी विचारधारा की ये बात है तो उसके लिए हम अंतिम सीमा तक खड़े रहेंगे। ये है उनका कमिटमेंट के साथ उनका कैरेक्टर अमित शाह का। चुनावी राजनीति के शहंशाह बन चुके अमित शाह की रणनीतियों के आगे विरोधियों के बड़े बड़े प्लान भी फेल हो जाते हैं। सीएए के मामले को ही ले लीजिए। विपक्ष को लगता है कि सीएए के मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को वो बैकफुट पर ला देगा। दिल्ली में केजरीवाल ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? केजरीवाल के ऐसे बयानों को अमित शाह ने मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया है और उन्हें घुसपैठियों के पक्ष में वकालत करने वाला नेता बताया है। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देने का प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी ने खुद अपने ट्वीट पे लिखा और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। जब हमने शोर मचाया कि भाई अपने देश के गरीबों के पास के लिए तो आपके पास मकान नहीं है और रोहिंग्याओं को आप जो है फ्लैट देने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी सकपकाई बैकफुट पे आई। अमित शाह जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश में है कि विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ है। विपक्ष को भारत में घुसपैठ का समर्थक बताने की कोशिश है। इसलिए सीएए के बहाने रोहिंग्या के मुद्दे पर ममता बनर्जी को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। अगर कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, चाहे बांग्लादेश से हुआ हो, चाहे
कश्मीर की तरफ से हुआ हो, चाहे कहीं और से हुआ हो, भाई इस देश की जो चौहद्दी है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री महोदय की है, गृह मंत्रालय की है। अमित शाह सीएए को इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ खड़ी पार्टियों के विरोध में लहर उठे और उसका फायदा 2024 चुनाव में लिया जा सके। इसीलिए आंकड़ों के साथ टीवी पर इंटरव्यू देने आते हैं। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? 2014 से अब तक अमित शाह कई बार ये साबित कर चुके हैं कि चुनाव जीतने की उनकी स्ट्रेटजी का तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। अपनी रणनीति के तहत ही अमित शाह पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के मुद्दे पर आजादी के बाद की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं और सीएए के तहत मुसलमानों को नागरिकता नहीं देने के पीछे मजबूत तर्क भी देते हैं। मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। सवाल है, क्या सचमुच मोदी सरकार पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदुओं की मदद करना चाहती है? क्या महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने के एजेंडे पर काम कर रही है या ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है? आज के दौर में जो इतनी विखंडित राजनीति है, इतनी विखंडित राजनीति में इस काम को करना, दुनिया भर में जो नैरेटिव इसके खिलाफ होते हैं उनसे युद्ध लड़ते हुए काम करना और अपनी पार्टी को सहमत करा के ले चलना और देश में भी समर्थकों को बनाए रखना पॉलिटिकल रूप से चुनाव में, ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है अमित शाह निर्वहन कर रहे हैं। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। चुनौती जितनी बड़ी हो, जोखिम जितना ज्यादा हो, फैसला लेने की उनकी क्षमता और आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जिस दक्षिण से बीजेपी का सफाया हुआ, उसी दक्षिण में घुसकर वो 2024 की जीत का शंखनाद करना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के साथ मिशन 400 पार को सफल बनाने की कोशिश में है। चाणक्य नीति पर चलने वाले अमित शाह ने केंद्र की राजनीति के 10 साल के सफर में कई बार बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है। उन्होंने साबित किया है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अमित भाई को जय श्री राम। मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री न सिर्फ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया, बल्कि वहां पर शांति बहाली के लिए कठोर फैसले लिए। अब सीएए को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। तो क्या आने वाले दिनों में एनआरसी वाली गारंटी भी अमित शाह पूरी करेंगे? आप यूं कह सकते हैं कि सीएए एक हल्का करंट है जिसका ट्रायल करके देख लिया गया है। एनआरसी वो 440 वोल्ट का करंट मान सकते हैं घुसपैठियों के मामले में। सीएए में साफ प्रावधान है कि इस कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसका आश्वासन दे रहे हैं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लेकिन विपक्षी दल बार बार सीएए को नागरिकता छीनने वाला कानून बता रहा है। एनआरसी का जिक्र क्यों करते हैं विपक्षी दल, इसकी वजह समझिए। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी हैं। लेकिन वजह इतनी सी नहीं है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मतुआ, राजवंशी और नामशूद समुदाय की संख्या बहुत बड़ी है, जिनमें से ज्यादातर लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है।
इनके कोई सटीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मतुआ समुदाय की अनुमानित संख्या बंगाल की पूरी आबादी की करीब 10% बताई जाती है। ये पूरा समुदाय पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना के सीमाई इलाके जैसे कूच बिहार, दक्षिणी उत्तरी दिनाजपुर, मालदा और नादिया में बड़ी संख्या में है। इसके अलावा इनकी मौजूदगी दक्षिण बंगाल के 5 लोकसभा क्षेत्रों में है। यहाँ की 2 लोकसभा सीट बनगांव और रानाघाट में बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। गौर करने वाली बात यह है कि इन शरणार्थियों में सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग हैं, जो लंबे वक्त से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार CAA के जरिए इन्हें नागरिकता देकर दलितों में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी हो या कांग्रेस या फिर केजरीवाल, CAA को लेकर सब परेशान हैं। उस नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो आप उसको खिलाफ में लड़ेंगे कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो सरकार को लगता है कि ये मौका सही मौका है, जब CAA को लाकर उसका जो भी तैयारी है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए उठा सकती है, लेकिन दूसरे दलों को इस मामले में कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो। केवल बंगाल की बात करूं, बहुत बड़ा मतुआ समुदाय है। अब वो पॉलिटिकल रूप में अपना कोई निर्णय करते हैं किसी पार्टी को समर्थन देने के लिए, ये उनका अपना निर्णय होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।